उसका तीफा इन ट्रबल जी। देखिए आप लोगों ने सबने सीक्वल चाहिए उसका, सीक्वल। अच्छा, आपने एंड भी उसका ऐसा किया कि पार्ट 2 तो आने वाला है और उसके बाद धोखा दे दिया आपने। नहीं, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। हम धोखा देने वालों में से नहीं हैं। वाह वाह। तो पार्ट 2 का क्या इरादा है आपका, या पाकिस्तान में आप कहाँ देख रहे हैं अभी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए, जैसा पाकिस्तान है वैसा ही फिल्म इंडस्ट्री है, वैसी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और हमने कसम खाई हुई है कि हमने ये दोनों चीज़ें नहीं होने देनी। तो फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फिल्म बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तीफ एंड ट्रबल मेरी पहली पाकिस्तानी फिल्म थी, तो मैंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके, क्योंकि इंडिया में 6, 7, 8 फिल्में की थी, अपने मुल्क को, पाकिस्तान को एक ऐसी फिल्म देना चाहता हूँ वे पीपल फील प्राउड कि हमारी मुल्क की ये फिल्म है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म। तो उसमें मैंने किसी इन्वेस्टर से कोई पैसे नहीं लिए, अपने कमाए हुए, जमा किए हुए पैसे उसमें लगाए, और उस वक्त की वो पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म थी। तकरीबन 16.25 करोड़ रुपए लग गए उसको बनाने में। तो लेकिन यह होता क्या है कि जो फिल्म बिजनेस करती है, अब शुक्र है कि उसने इतना बिजनेस कर लिया कि मैं बच गया, लेकिन वो पैसे कटते कटाते एग्जीबिटर का 50%, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर टैक्सेस, आपके पास कोई 30-32% आता है। लेकिन फिर भी लोग वो फिल्म देखते हैं। मुझे खुशी ये होती है कि जब पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, मेरा जो बच्चा है वो बस नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म लगा के रोज़ाना बैठ जाता है। तो इट्स अ फिल्म, इट्स अ फैमिली मूवी, एंड इट्स थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट, एंड इंशाल्लाह और भी बनाऊंगा। अच्छा, पाकिस्तान में आपने फिल्म बाद में की, बाहर आपने पहले की फिल्म्स। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि खुदा के लिए भी पहले आपको ऑफर हुई थी और आप कर भी रहे थे, मगर आपने नहीं की। क्या वजह थी उसकी? खुदा के लिए, हाँ जी, मुझे ऑफर हुई थी। शोएब मंसूर साहब बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। उस वक्त मेरा नया करियर अभी शुरू हुआ था, तो मेरी पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसमें मेरा जो रोल था छोटे भाई का, जो लड़का म्यूज़िक करता है, बाद में फिर वो रिलीजियस साइड पे चला जाता है, दाढ़ी रख लेता है और म्यूज़िक छोड़ देता है, और उसका जो बड़ा भाई था उस वक्त उसका रोल करना था जुनैद जमशेद साहब ने, जो बाद में शान ने किया, और मेरा रोल फिर फवाद ने किया। तो जब जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब वो आए फिल्म में, तो उनकी पे दाढ़ी उन्होंने थोड़ी मनवा ली। तो अखबार में एक ख़बर लगी कि कोई थ्रेट आया ऐसा फिल्म के बारे में। उससे मेरे क्योंकि वो जो फिल्म जिस टॉपिक को डिस्कस कर रही है कि म्यूज़िक का इस्लाम और इस्लाम एंड म्यूज़िक, वो एक ज़रा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो उसका अखबार में कुछ ऐसी चीज़ें आई, तो मेरे वालिद साहब जो है ना, वो पेरेंट्स थोड़े डर गए कि यार तुम इस फिल्म में हो, ये मत करो, तुम्हारा पब्लिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं। सो मैंने उनकी, फिर मैंने कहा ये जब तक मैं शूटिंग करता रहूँगा, ये यू नो दे फील्स, वो डरे हुए रहेंगे। तो मैं अपने माँ बाप को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहता था, तो मैंने शोएब साहब से माजरत कर ली। लेकिन गालिबन आज तक शोएब साहब मुझसे नाराज़ हैं इस बात पे। शोएब साहब को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर कोई इंसान शोएब मंसूर की फिल्म जो कि खुदा के लिए है वो अपने माँ बाप के लिए छोड़ सकता है, तो इतने अच्छे आदमी से तो नाराज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। सर, इंडिया में फिल्म की आपने, पाकिस्तान में फिल्म की, बहुत कॉमन सा सवाल है, मगर आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग जवाब दे सकते हैं कि दोनों मुल्कों में जो फ़र्क है वो कितना फ़र्क है? देखिए, फ़र्क का तयन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के फ़र्क को डिटर्मिन करने के लिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो इस वक्त दुनिया की बढ़ती हुई और बड़ी इकॉनमीज़ की तरफ जा रही है। हमारी इकॉनमी का ये जो हालात हैं वो आपके सामने ही है। सो उस तरह से तो कंपैरिजन नहीं है।
असल में मेरा इस सारी चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मुख्तलिफ है, और वो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, तो आई वुड रादर बी क्वाइट अबाउट दिस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा है, और ये सबको ही पता है। और जो यूथ में पोटेंशियल है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी पॉपुलेशन यूथ की है, मुझे ये सिस्टम ही नहीं समझ आता कि ये सिस्टम कैसा है कि करोड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल डिटर्मिन करने के लिए कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। नौजवानों को अपना मुस्तकबिल डिटर्मिन करने के लिए वो सारी फैसिलिटीज़, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना ही उनका काम है। और उसके साथ साथ सबको ये क्या करते हैं कि जी जवानों को कैसे सोचना चाहिए, रहना चाहिए, हम बताएंगे। औरतों को कैसे रहना चाहिए, सोचना चाहिए, हम बताएंगे। तो हमारी आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसा सोचना है, हम बताएंगे। कपड़े क्या पहनने हैं, हम बताएंगे। कौन है तो ये हमें ये बता दें कि आप क्या नहीं बताएंगे, वो हम कर लेते हैं। लेकिन ये हम जो है ये बहुत ज़्यादा बताते हैं हर किसी को हर बारे में। असल में ये हम नहीं है, हाँ। ये मैं है। वाह। अच्छा, बहुत सीरियस बात हो गई। मैं जब यहाँ आया तो सारे जानना चाहते थे कि क्या कटरीना कैफ से अभी भी आप बातचीत वगैरह है आपकी? ले जी, सवाल आ गया। उनकी शादी में गया ना, वो मेरी शादी पे आई ना मैं उनकी शादी पे गया। नहीं, ये तो होना ही था। बाद में शादियों में थोड़ी आया जाया जाता है। लेकिन मैंने कहा देखिए, शादी अपनी अपनी। नहीं, शादी अपनी अपनी। लेकिन कैसा एक्सपीरियंस था वो? क्योंकि वो एक बहुत ही मशहूर इंसान है और पाकिस्तान में बहुत फेमस है। और जब आप वहाँ गए थे तो यहाँ एक अजीब सा क्रेज़ था। मुझे लग रहा था हर घर से एक लड़का चला गया कटरीना के साथ काम करने के लिए। अच्छा, मेरा जब मैं ऐसा सोचता था कि यार हम ना बहुत ज़्यादा, जब भी कोई बाहर से आता है या बाहर जाता है ना, तो हम अपने फनकारों की और लोगों की उतनी कदर नहीं करते और जितने हम बाहर से करते हैं। तो आई थिंक कि सभी फनकार तो फनकार होता है, और अगर आप अच्छे खालिस फनकारों से मिलें तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें कोई अना नहीं होती, उनकी कोई ईगो नहीं होती, वो अपने काम पे फोकस होते हैं और सिंसियर होते हैं। कटरीना भी मुझे ऐसी लगी कि वो शी वॉज वेरी फोकस्ड, एम्बिशियस, वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन उस वक्त भी जो मेरी उनसे पर्सनल लेवल पे जो बातचीत होती थी, एक तो मैं उनका उर्दू का टीचर था क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलती थी, उर्दू का मसला था। बल्कि जो रॉक स्टार पे मेरा शेर है कि ओ शीला, ओ शीला, ओ शीला, रंगीला रंगीला, ओए येलो को उर्दू में बोलते हैं रंग पीला। तो वही मैंने शायरी वहीं से उसके तनाज़ुर में की। तो वो शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वेरी टॉल, गुड लुकिंग एंड फन टू वर्क विद। ये तो सारी बातें आपने वो बताई जो हमें पता है। देखिए, राज जो है ना, राज रखने, ख़ास तौर पे ख़वातीन के राज तब तक राज है जब तक वो बताया ना जाए। हाँ। तो इसलिए आपने छुपा लिया। अच्छा, म्यूजिक के बारे में मुझे प्लीज। क्या? और शेर। ये जो कमाल है ना लाहौरियों का, इसीलिए तुम्हारे पास कटरीना कैफ नहीं है। नहीं, हम तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे पास है। अच्छा सर, म्यूजिक का इस वक्त पाकिस्तान में क्या हाल है? जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं उनका कोई गेम बनेगा इसी तरह, या आप लोग वो आखिरी स्टार्स हैं जो स्टार्स बन चुके हैं म्यूजिक में? मेरे बाद ना कोई स्टार पैदा होगा ना हो सकता है, बात ये खत्म हो गई। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है म्यूज़िक का।
हमने कोई तकरीबन 20 साल गुजारे। 2003 में मैंने अपनी पहली एल्बम रिलीज़ की थी हुक्का पानी, और जब वो रिलीज़ हुई तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि तुमने पहले हफ्ते या वीकेंड में 2 लाख कॉपीज़ बेची हैं, जो बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, और तकरीबन 50 लाख सीडीज़ बेची। लेकिन मुझे आपको पता है कितने पैसे उसके मिले थे आज तक? 5 लाख रुपए। सो 20 साल तक कोई रॉयल्टीज़ नहीं मिली म्यूज़िक में, या किसी भी क्रिएटिव जो आप चीज़ करता है आर्टिस्ट, उसके लिए आर्टिस्ट की रॉयल्टीज़ होती है। तो अब जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस आया है स्ट्रीमिंग की वजह से कि हमें हमारी रॉयल्टीज़ आती है। और जो नए बच्चे हैं, जो नए एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, यू हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जहाँ कोई भी जाके अपना गाना रिलीज़ कर सकता है कभी भी। हमारे टाइम पे क्या था कि यार फलाना चैनल है, वहाँ पे अगर कोई जानने वाला हो, वीडियो ऐसी हो, गाना ऐसा हो, तो तुक्का लग जाए तो शायद कोई चला दे, तो लोगों को पसंद आ जाए तो कुछ हो जाएगा। तो मुझे याद है कि मैं मेरी दोस्त सनम का उस वक्त यहाँ पे केबल चली थी ना उस ज़माने में, तो मैं केबल के दफ्तर जाके उन लड़कों का मैंने हाथ जोड़े कि यार मेरा छन्नो प्लीज़ चला दो अपनी केबल पे जो है। तो उन्होंने वो चलाया, केबल पे चला। इंडस म्यूज़िक चैनल थे, वहाँ मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मेरा गाना चला दीजिए। एयरवाई म्यूज़िक था, सब ने सपोर्ट किया। वो गाना अब जब चला तो वो 1 महीने में मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं स्टार बन गया हूँ। तो जब मुझे फ़ोन आने शुरू हुए कि अली भाई शो बुक करना है, तो मैंने कहा जी हाँ जी, कितने पैसे लेगा? तो मैंने कहा अब अपने बारे में अपने लिए पैसे मांगना ज़रा अजीब सा लगता है। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मेरे ज़रा डीलें बना लिया करो। तो फिर वहाँ से काम शुरू हुआ। लेकिन दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। मैंने अब ये किया है कि मैंने ये सोचा, होता क्या है कि एंड फॉर ईच देयर ओन, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई, हर किसी का डिफरेंट तरीकाकार होता है सोचने का। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, स्पेशली जब स्टार्स बन जाते हैं, सेलिब्रिटीज़, तो उनकी ईगो इन्फ्लेट करने के लिए इतनी चीज़ें और लोग होते हैं कि वो स्टार समझता है कि मैं इनविंसिबल हूँ, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं। हाँ जी यासिर, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक हो?